जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपका न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए, यानी आपका क्लास 9 to 10 के लिए आपका हम प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं। ये आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है, यानी आपका इसमें 5 ऑप्शन है और आपका जो 2 सब्जेक्ट आपको जो चूज करना है इस पर आपका आधारित है। इसमें आपका हिस्ट्री देखिए आपका यानी हिस्ट्री और आपका पॉलिटी यानी 2 सब्जेक्ट चूज किया है। इसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी यानी आपका 2 सब्जेक्ट के रूप में है। यानी जो आपका यानी 80 क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें आपको 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने को मिलता है। फर्स्ट में आप कर सकते हैं आपको हिस्ट्री कर सकते हैं और सेकेंड में आप ज्योग्राफी कर सकते हैं, या फर्स्ट में आप ज्योग्राफी करते हैं तो आप सेकेंड में कर सकते हैं पॉलिटी या इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें आपका पेपर क्या लिया है, इसमें आपका एक पॉलिटी लिया है, आपका दूसरा पेपर आपका हिस्ट्री लिया है। यानी आपका हिस्ट्री और पॉलिटी इसमें आपको शामिल किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट यानी पार्ट 1 में हिस्ट्री रखना चाहते हैं और पार्ट 2 में पॉलिटी रखना चाहते हैं, इसके लिए आपके प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका शुरू में आपका पॉलिटी है यानी राज्य व्यवस्था, इससे आपका यानी 40 क्वेश्चन रहेगा और आपका दूसरे पार्ट में आपका हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि केंद्रीय सहकारिता आयोग की स्थापना किस समिति आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन बी होगा संथानम समिति, यानी संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सहकारिता आयोग की स्थापना किया गया था। इसका स्थापना आपका 1964 में किया गया था। 1964 में इसका स्थापना किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका सेकंड है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो वित्त आयोग का उल्लेख आपका अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया। अभी आपका वित्त आयोग कौन है, यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका NK सिंह है। ध्यान रखिएगा, अभी आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपका NK सिंह है, इससे आप ध्यान रखिएगा। तो आपका वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपका NK सिंह है अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसका कार्यकाल आपका देखिए 2021 से ध्यान दीजिए 2021 से आपका 2026 तक है। 2021 से 2026 तक इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है कि दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी आपका दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, इससे आप ध्यान रखिएगा। दल बदल अधिनियम का उल्लेख किसमें है, तो 10वीं अनुसूची में किया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न तक पद धारण करता है। यानी राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। इसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कभी भी इसे यानी पद से हटा सकते हैं। ये किसको, राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है। ऐसे आपका राज्यपाल का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के अंदर भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी दूसरे राज्य भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन 5 है कि किसे संसद के दोनों सदनों में बैठने की अनुमति होती है पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह आपको होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के पास ये अधिकार होता है कि वह संसद के दोनों सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन वह वोटिंग नहीं कर सकते, यानी वोट नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका अटॉर्नी जनरल का आपका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 76 में आपका महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा न्यायिक पुनरावलोकन का यानी शक्ति का आपका जो उल्लेख किया गया है, ये आपका अनुच्छेद 137 में किया गया है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है। यानी कितने एज के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने आप रिटायर हो जाते हैं। आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। यानी कि उच्च न्यायालय के ये आपका 62 वर्ष है, जबकि आपका उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्ति का आयु उच्च न्यायालय के 62 वर्ष है, जबकि आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए आपका कितना है, 65 वर्ष है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वित्त मंत्री
बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? ध्यान दीजिए, आप भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया। बजट शब्द के जगह आपको वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है और इसमें आपका यानी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आपका अनुच्छेद 112 में किया गया है, कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन 9 है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय आपका यानी लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इसमें आपका कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका धन विधेयक का उल्लेख आपका किस में? अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है, इससे आप ध्यान रखिएगा। देखिए, धन विधेयक आपका केवल लोकसभा में पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकते हैं, मात्र 14 दिन तक रोक सकते हैं, इसी भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का प्रावधान करता है? आपका हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है। और ध्यान रखिएगा, देखिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ध्यान दीजिए, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। यानी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी लोकसभा के स्पीकर करते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। अभी आपका वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? अभी आपका वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये आपका ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है, इससे आप ध्यान रखिएगा। ओम बिरला भी वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने सीट आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 84 सीट आरक्षित है, ऑप्शन ए होगा। कितना? 84 सीट आरक्षित है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद पद युक्त होता है, यानी अपने पद से वो रिटायर होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य रिटायर होते हैं? तो 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। देखिए आपका राज्यसभा क्या है? ये आपका अस्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा आपका कभी भंग नहीं होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, और आपका राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन है वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? यानी ऐसा एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? ये थे आपका चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ए होगा, चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहते हुए भी मंत्री के पद पर कब तक रह सकता है? देखिए, कोई भी सदस्य यदि वह संसद का सदस्य नहीं है, यानी वह लोकसभा और राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं है, तो वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री बन सकते हैं। 6 माह तक मंत्री बन सकते हैं। आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन आपका किसी में 6 माह नहीं है। देखिए, किसी भी ऑप्शन में आपका 6 माह नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को भाग 4 के ए में रखा, ध्यान रखें भाग 4 के ए में इसे रखा गया और आपका अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। 51 के ए में रखा गया, इससे ध्यान रखिएगा। और आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका किस संविधान से लिया है? ये आपका रूस के संविधान से लिया है। मौलिक कर्तव्य का रूस के संविधान से लिया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है।
क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। देखिए अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अर्थ ये होता है कि जब आपका मौलिक अधिकार सरकार हनन कर लेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान रखें अनुच्छेद आपका 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी इसे नहीं समाप्त किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में आपका है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख आपका अनुच्छेद 21 में है। तो इस दोनों अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? तो अभी आपका कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार आपका शुरुआत में आपका एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान, ध्यान रखें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे यानी मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है। यानी मौलिक अधिकार से हटाकर इसे संपत्ति के अधिकार में डाल दिया गया, और आपका देखिए यानी अभी आपका यह कानूनी अधिकार है, और इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 300 के ए में है। अनुच्छेद 300 के ए में इसका उल्लेख है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण के लिए विषय की कौन सी सूची है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण के लिए विषयों की सूची कौन सी अनुसूची में है? ये आपका 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें आपका संघ सूची है। देखिए संघ सूची है, तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। आपका दूसरा राज्य सूची है, तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। और आपका तीसरा आपका एक है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब केंद्र और राज्य सरकार के दोनों कानून आपस में टकराते हैं तो उस समय आपका केंद्र का जो कानून होता है उसे मान्य होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आप लोगों को पता होगा कि जिला परिषद का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? आपको पता होना चाहिए, ये आपका राजस्थान से हुआ था। कहाँ से होता है? राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। आपका 2 अक्टूबर, ध्यान रखिए 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ध्यान रखिए ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, इससे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? लेकिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण आपका उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ ग्रहण दिलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति पूछा जाए तो आपका राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर
1946 को, और इसी दिन आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर, ध्यान दीजिए, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है? ये आपका निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग करता है। यानी किसी पार्टी का मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन देता है? ये आपका निर्वाचन आयोग इसे जारी करता है, यानी निर्वाचन आयोग देते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है, अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 27 है। क्वेश्चन 27 है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 आपका स्थानीय स्वशासन से है। अनुच्छेद 40 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य यानी सभी राज्य को राज्य में यानी पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने का प्रावधान आपका अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में आपका सभी राज्यों में का यानी पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने का प्रावधान आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? अब देखिए आपका शिक्षा आपका समवर्ती सूची में शामिल है, यानी आपका शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है, इससे आप ध्यान रखिएगा। यदि पुलिस क्या है? तो पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? अब देखिए कह रहा है किस देश में एक दलीय प्रणाली है, यानी एक ही दल है। तो ये आपका चीन में है। चीन में आपका एक दलीय प्रणाली है, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए भारत में क्या है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में प्रत्येक दिन आपका पार्टी बनती ही रहती है। किसी का मन हुआ तो पार्टी बना लेते हैं। तो हमारे भारत में आपका पार्टी की कमी नहीं है। तो हमारे भारत क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कोई भी दल बना सकते हैं, कोई भी चुनाव ला सकते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में आपका एक दलीय व्यवस्था है। अब सोचिए, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। अमेरिका में क्या है? तो अमेरिका में आपका दो दलीय व्यवस्था है। अमेरिका में आपका दो दलीय व्यवस्था है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सबसे लोकप्रिय आपका लोकतंत्र है। देखिए, सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में आपको सरकार चुनने की आपको अवसर मिलता है। सरकार आप अपने मन पसंद चुन सकते हैं, इसीलिए आपका लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय है। और लोकतंत्र में जब जनता चाहे सरकार को हटा भी सकती है, ये पावर होता है लोकतंत्र में जनता के पास। इसीलिए आपका सबसे अच्छा सरकार कौन सा होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? आपका 31 को हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सभा। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया होता है। ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन लोकतंत्र का प्राण है? इनमें से कौन लोकतंत्र का प्राण है? आपका हो जाएगा राजनीतिक दल। आप देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो सरकार कैसे बनेंगे? इसे कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण क्या है? तो राजनीतिक दल होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 इसमें हुई थी, ऑप्शन ए होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 इसमें हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन है कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है? किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? यह किसने कहा था? ये कहा था आपका अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु उम्र सीमा क्या है? ये आपका 18 वर्ष है। ये तो आपको सबको पता होगा, 18 वर्ष है, ये आपको सबको पता होगा। लेकिन आपके लिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने का न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, यानी लोकतंत्र की असफलता का कारण क्या है। ये भी कारण हो सकता है क्वेश्चन मतलब ये है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है। इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि लोकतंत्र की असफलता का कारण क्या है। तो देखिए अफसरशाही है, ये हो सकता है। बी है अशिक्षा है, अशिक्षा भी हो सकता है। हमारी शिक्षित जनता न रहे तो वो वोट किसी को कर देगा, जो पैसा देगा उसी को जाकर वोट कर देगा, जो थोड़ा पिला दे उसी की जगह वोट कर देगा। और देखिए क्षेत्रवाद भी है, क्षेत्रवाद भी आपका असफलता का कारण। आपका जातिवाद है, सबसे बड़ा कारण आपका जातिवाद है, सबसे बड़ा कारण आपका जातिवाद है। अब देखिए जातिवाद में लोग ये नहीं देखता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, सीधे जाति के नाम वोट दे दीजिए, जाति के नाम पर सरकार बना दीजिए। तो ऐसा होता है खासकर हमारे बिहार में अभी जो राजनीतिक पार्टी चल रहा है वो जातिवाद पर ही चल रहा है। अब देखिए ये आपका हो सकता है किसी को खराब लगे, हम किसी को पर्सनल नहीं बोल रहे, लेकिन सच्चाई यही है। बिहार में देखा जाए तो आपका जातिवाद सबसे अधिक चलता है हमारे बिहार में। चलिए इसका आंसर चारों सही है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 37 है। और देखिए जातिवाद का एक और आपका घाटा बताते हैं। जातिवाद में ऐसा होता है कि भली वो भूखे रह जाए, उसको नौकरी मिले नहीं मिले, लेकिन वो वोट देंगे अपने जात को। तो यही भी होता है, इसीलिए हमारा बिहार सबसे पीछा भी है। वोट देने समय में जाएंगे अपने जाति को वोट देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि व्यवस्था कैसे है, ठीक है, ये नहीं देखेंगे सिस्टम कैसा है, लेकिन वोट देंगे वो अपने जाति पर ही, ठीक है। कोई बात नहीं, बनाए रखिए अपने जाति को सब वोट दीजिए, कोई बात नहीं। इससे देखिए इससे आपको ही घाटा है, किसी और को घाटा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 37 है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए संवैधानिक अध्यक्ष आपका होता है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षित है। ये आपका 50% आरक्षित है, यानी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में आपका महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। अब देखिए 50% आरक्षण महिलाओं को बिहार में कब दिया गया, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया था। ये आपका 2006 में दिया था। ध्यान रखिए 2006 में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में बिहार ने 50% आरक्षण दिया था, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ऑप्शन ए है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए, बिल्कुल सही है। बी है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के पुनर्लोकन के लिए, ये भी सही है। सी है बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो ये था आपका रूस। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, तो ये था आपका रूस। अब देखिए आपका यहाँ से आपका पॉलिटी समाप्त हुआ, नहीं आपका 40 क्वेश्चन किसका था, तो पॉलिटी का था, ठीक है। अब चलिए आपको यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट है, यानी इतिहास आपको यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन 41 है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एटम बम कब गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एटम बम कब गिराया था। 41 को जगह ऑप्शन बी 6 अगस्त 1945 को। ध्यान दीजिए हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन
बी हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन है कि हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कि 30 अप्रैल 1945 को, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन है कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए होगा कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको कालिदास सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन आपका 47 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका 47 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अब देखिए 47 ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, ये आपका गलत है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। आपका यानी एक गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। बी है एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। देखिए कॉमनवेल्थ ये आपका गलत है। कॉमनवेल्थ आपका बाल गंगाधर तिलक का नहीं है। कॉमनवेल्थ किसका है? ये आपका एनी बेसेंट का है। कॉमनवेल्थ भी किसका है? एनी बेसेंट का है। यानी आपका सी भी क्या है? गलत है, सॉरी सी गलत है। डी देखिए, डी क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है। यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी आपका गलत है। सी भी गलत है, ए भी गलत है। बी आपका सी है एनी बेसेंट न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का लेखक कौन? एनी बेसेंट। आपका 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 47 का ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 49 को जगह ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? यानी नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सितंबर 1946 में, सितंबर 1946 में, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 51 है, क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 52 है, क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम था। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए होगा लुई फिशर, लुई फिशर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, ये क्या था? उषा मेहता, ऑप्शन सी हो जाएगा, उषा मेहता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ऑप्शन ए होगा पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटिश सरकार का सहयोग, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 55 है, क्वेश्चन 55 है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में का तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? 57 को जगह ऑप्शन बी
लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए गांधी इरविन समझौता के बाद ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया था, 1931 में भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय क्या था, इसका विषय क्या था। अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, ऑप्शन आपका 60 का क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सी आर दास ने, यानी चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन होगा 61 है। क्वेश्चन 61 है निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बी है 1905 बंगाल का विभाजन, ये आपका बिल्कुल सही है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी आपका सही है। फिर आपका सी है 1919 मार्लो मिंटो सुधार, 1919 मार्लो मिंटो सुधार, ये आपका गलत है। मार्लो मिंटो सुधार आपका 1909 में था, 1909 में था मार्लो मिंटो सुधार, आपका सी क्या है, तो गलत है। डी क्या है 1930 असहयोग आंदोलन, ये भी आपका गलत है भाई, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, न कि 1930, तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यानी आपका सी और डी दोनों गलत है, सी और डी दोनों गलत है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि पत्रकार, नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका 63 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 63 है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो आपका 63 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1857 में। कब हुआ था, 1857 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि मुंगेर के बढ़िया ताल, मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, ऑप्शन ए होगा बकासत भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दे। अब देखिए ऑप्शन ए है चंगे खां, फिर 2 है मोहम्मद गजनवी। अब देखिए मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, कब किया था, ये आपका 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक ये आक्रमण किया था। अब देखिए 3 है मोहम्मद घोरी, तो मोहम्मद घोरी आपको भारत पर 1175 से 1206 के बीच आक्रमण किया था। 2 के बाद आपका 3 होगा, उसके बाद आपका देखिए क्या होगा, उसके बाद आपका चंदे खां होगा, चंगेज खां होगा, ये आपका 1221 में आपको आक्रमण किया था, यानी चंगे खां हो जाएगा। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में तैमूर लंग होगा 1398। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 2314, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था, तो बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 67 है, क्वेश्चन 67 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, यानी किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था, ऑप्शन आपका सी होगा, फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 68 है। क्वेश्चन है कि इतिहासकार वर्णी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में
शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि। क्वेश्चन है कि इतिहासकार वर्नी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि, यानी क्यों नहीं माना। आपका 68 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि दस्तवंदन कौन कहलाते थे। दस्तवंदन कौन कहलाते थे। 69 को जगह आपका ऑप्शन डी उलेमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था। तो हरियर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित सूफी वाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन डी होगा नक्शबंदी। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। यानी किसके बीच 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ये आपका शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 73 है। क्वेश्चन 73 है कि निम्न पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई और मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। मोहरों और टेरिकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। 73 को जगह ऑप्शन ए गाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। किसको। श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है। यानी किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा श्री सतकर्णी के, यानी श्री सतकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्ह मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। किस शासक के द्वारा की गई थी। 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये आपका बृहदत्त था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है गुप्त वंश ने कितने अवधि तक शासन किया था। गुप्त वंश ने कितने अवधि तक शासन किया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 275 से 500 ईस्वी तक। 275 से 500 ईस्वी तक। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 79 है। क्वेश्चन है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ऑप्शन ए होगा, यानी कुलोत्तुंग वन। क्या होगा। ऑप्शन 1 होगा कुलोत्तुंग वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन 80 है कि मौर्य वंश के अधीन प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था। मौर्य वंश के अधीन प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा तीर्थ। क्या कहते हैं। तीर्थ कहा जाता था। तो ये था आपका यानी 80 क्वेश्चन, जिसमें आपका यानी पॉलिटी और आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था। अब देखिए जो आपका यानी पार्ट 1 होगा जिसमें 80 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपको पार्ट 2 भाग में बांट दिया है। तो 2 सब्जेक्ट रहेगा आपका हिस्ट्री रहेगा, चाहे आपका पॉलिटी रहेगा, चाहे आपका ज्योग्राफी रहेगा, चाहे आपका पॉलिटी रहेगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन था, तो ये आपका समाप्त हो गया। अब देखिए आपका जो उसके बाद 40 नंबर ध्यान रहिए, उसके बाद जो आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा, 80 के बाद जो आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन जो क्वेश्चन मिलेगा, इसका आपको यहाँ से स्टार्ट है। 40 नंबर का सब है, यानी आपका जीके जीएस भी है, साइंस भी है और आपका क्या मैथ भी है और इसमें रीजनिंग भी है। जो आपका 40 नंबर का यानी जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसी में होगा, लेकिन आपका 40 नंबर का एक आपका यानी पार्ट 3 मिलेगा। ठीक है, पार्ट 3 में आपका 40 नंबर का क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा। ये आपका यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन 81 से।
क्वेश्चन 81 है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये आपका उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है। ऑप्शन बी होगा। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे है जो आपका भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। 82 का आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी होगा। 83 का आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ, यानी शुभारंभ कब हुआ? 1896 में हुआ। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है प्रित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सी होगा, पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब ध्यान दीजिए, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे आपका सर फैजल अली। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? यानी कहने का अर्थ यह है, न तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, न ही वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, फिर भी वह संसद में संबोधित कर सकते हैं। यह अधिकार होता है आपका भारत के अटॉर्नी जनरल के पास, यानी भारत के महान्यायवादी के पास। भारत के महान्यायवादी के पास यह अधिकार होता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल का आपका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बने? कहने का अर्थ यह है कि बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ? तो बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। 1936 में अलग हुआ था। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में 1936 नहीं है। किसी भी ऑप्शन में 1936 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के समय इसे पारित किया था। इसे ध्यान रखिएगा, यानी 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? किसने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? यह अरविंद घोष ने कहा था। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। इससे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये आपका कालीबंगा यानी राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ? ये आपका राजस्थान में है। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है, धरधर नदी पर है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन 93 है कि कंठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कंठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ये आपका यानी यजुर्वेद का उपनिषद है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने 1579 इसमें किया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यानी कंचनजंगा किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कंचनजंगा आपका सिक्किम में, ध्यान रखिए, कंचनजंगा पर्वतमाला कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन से चैनल अवस्थित है? मालदीव व मिनिकॉय के बीच कौन सी चैनल अवस्थित है? ये आपका 80 डिग्री चैनल है। ऑप्शन ए होगा। 80 डिग्री चैनल है। इससे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल
किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये होता है आपका 1983 से 84 में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये थे आपका इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1959 में, ध्यान दीजिए, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, विद्युत चालकता यानी आपको कह रहा है विद्युत चालकता यानी कंडक्टिविटी इसका होता है महो। क्या होता है? महो होते हैं। ऑप्शन ए होगा, यानी विद्युत चालकता की यूनिट होता है महो। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? कौन सी गैस जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम। कैडमियम जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है मोनोजैट्स निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजैट्स में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका थोरियम में मोनोजैट्स पाए जाते हैं, यानी थोरियम मोनोजैट्स का अयस्क है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 104 है। क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनके रुधिर वर्ग होता है, यानी सर्वाधिक रक्तदाता, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सभी को रक्त दे सकता है, ये होता है आपका ब्लड ग्रुप ओ। ओ को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं, यानी और ए बी क्या कहते हैं? ए बी को हम सर्वग्राही यानी ब्लड ग्रुप कहते हैं। ए बी क्या है? ये आपका सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, यानी किसी से भी वो ब्लड ले सकता है। और ओ निगेटिव आपका किसी को भी वो ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है किस शिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। अब देखिए आपका यहाँ से मैथड रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका 106 है। अब बताइए आप इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे? ये आपका सरलीकरण से क्वेश्चन है। आपको देखकर लगता होगा क्वेश्चन आसान है, ठीक है, क्वेश्चन आसान है। इसको आप क्या कीजिए? ऐड कीजिए, फिर क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए, फिर क्या कीजिए? इस सभी को गुना कीजिए, फिर आप माइनस कीजिए। अब बताइए आपको समय कितना लगेगा? क्या आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को बना देंगे? ये जवाब है नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐड कीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए, इस सभी को गुना कीजिए, भाई समय लगेगा, आपको गुना करने में समय लगेगा। तो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। अब देखिए जब 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आखिर बनाया कैसे जाएगा? ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा? अब देखिए अब कोई कोशिश करेगा कि हम इसको ऐड करके स्क्वायर करें और फिर इसको क्या करें? सबको गुना करके माइनस करें, तो आपका बहुत समय लगने वाला है। यह क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप इसको क्या कीजिए? आप जोड़ करके स्क्वायर कीजिए फिर माइनस कीजिए। देखिए क्वेश्चन इसलिए दिया है, क्वेश्चन तो आपका आसान है, कोशिश करेगा सबको बन जाए। अब सब कोशिश करेगा, इसी में क्या होगा? आपको समय निकल जाएंगे। इसको एक क्वेश्चन में ही 5 मिनट निकल जाएगा आपका, इसके चलते और कितना क्वेश्चन से छूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन तो है आसान लेकिन आपको जल्दी नहीं बनेगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे? ये इसको हम कैसे बनाएंगे? अब ध्यान दीजिए, ये क्या आपका देखिए तो 957 प्लस 932 का होल स्क्वायर है। इसको हम ए ले लें और इसको बी ले लें, क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर आप यूज कीजिए, ठीक है। आपका आ जाएगा क्या आएगा? 957 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, प्लस आपका आ जाएगा 932 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab। तो 2 एक जगह क्या होगा? 957 होगा, ठीक, गुने क्या होगा? 932 होगा। अब माइनस क्या है? तो माइनस आपका 2 गुने क्या है? 957 गुने 932 है। अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ आपका क्या है?
सॉरी 2 गुने नहीं 4 गुने, सॉरी माइनस था 4 गुने 957 गुने 932 है। अब देखिए यहाँ क्या पर यहाँ 2 गुने है तो 2 आपका प्लस में 4 माइनस में आप माइनस आ जाएगा, क्या आएगा आपका, देखिए आपका आ जाएगा 957 का होल स्क्वायर प्लस 932 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या था -4 में है, -4ab है, ये आपका +2ab था। अब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा -2ab, एक जगह कितना है 957 है, अब गुने क्या है 932 है। अब ध्यान दीजिए, अब सही से ध्यान दीजिए, आपका आ जाएगा a² + b² - 2ab, यानी आपका किस फार्मूला पर आ गया, आपका यानी a - b के होल स्क्वायर के फार्मूला पर आ गया, क्योंकि आपका a - b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है, इसी पर आपका ये है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, एक जगह क्या है, एक जगह आपका 957 है और आपका -b कितना है 932 है, उसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या कीजिए 957 में से 932 को माइनस कीजिए, आपको आ जाएगा 25, ठीक है 25 आएगा, 25 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा 625 आएगा। अब बताइए इतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं था, लेकिन आपका क्वेश्चन बन भी गया, आपका ऑप्शन क्या होगा ये होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से बनाना था, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है। अब देखिए क्वेश्चन आपका 107 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 150 रुपये में जो 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 150 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। अब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने की दर से बेचना पड़ेगा। सिंपल है। अब देखिए 150 रुपये प्रति दर्जन बेचा तो 25% की हानि होगी, यानी कितना रुपया उसको प्राप्त हुआ 75% ही प्राप्त हुआ, तो भाई 25% हानि हुआ। आप क्या कीजिए 100 में से 25 घटा दीजिए, यानी कितना बचेगा आपको 75 बचेगा, यानी 75% आपका कितना दिया है 150 दिया है, 75% आपको कितना दिया है 150 दिया है। और आपका क्या करना है यहाँ से आप क्रैमूल निकालिए 100%, तो 75 दूना 150 होता है, आपका यहाँ से निकालिएगा 100%, आपका जाएगा 100% कितना आपका, यानी 75 दूना 150, आपका जाएगा 200, क्या आएगा 100% आपका 200 आएगा। आपका 20% लाभ, अब 20% लाभ तो 200 आपका क्रैमूल है। अब क्या कीजिए 200 रुपया क्रैमूल है, उस पर 20% लाभ प्राप्त करना है, यानी 100 तो आपका क्या होता है आपका क्रैमूल होता है, 20% लाभ, तो 100 में क्या कीजिए 20 को जोड़ दीजिए, यानी 120% निकाल दीजिए, आपका विक्रैमूल आ जाएगा। 120% निकाल दीजिए, विक्रैमूल आ जाएगा 20 कट जाएगा, 12 दूनी 24, आपका जाएगा 240 रुपये प्रति दर्जन, यानी 240 रुपये प्रति दर्जन से बेचेंगे तब उसे 20% लाभ होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 108 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 108 में क्या करना है, 4 का क्या क्यू है, तो 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है, फिर 4 है तो 64 + 4, ठीक। यहाँ क्या है आपका, यहाँ क्या है सही से देखिए भागा है, यहाँ भागा है, ठीक भागा है आपका, इधर क्या है 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा। देखिए इसके अंदर आप कर लीजिएगा 7 × 49, ध्यान दीजिए 7 × 49 - 41, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 49 - 41, आपका आ जाएगा ना, आपका आ जाएगा 8, ठीक है 8 आ जाएगा, 49 - 41 कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 8, ठीक है सॉरी 8 आएगा, 81 नहीं है, ध्यान दीजिए 8 है, ठीक है। तब 25 - 8 कितना बचेगा, 25 में से आप 8 को माइनस कीजिए, 25 में से 8 को माइनस कीजिए, आपको आएगा 17, और इधर ऐड कीजिए आएगा 68, तो 68 में आप 17 से भाग दीजिए, 68 में आप 17 से भाग दीजिए, 17 चौका 68 कितना आएगा 4 आ जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 109 है, क्वेश्चन आपका 109 है, क्वेश्चन कर रहा है संख्या 16, 2 और 4 का चौथा अनुपातिक क्या होगा, सॉरी चौथा, एक सेकंड थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है इसलिए ऐसे हो रहा है। क्वेश्चन आपका 109 है कि संख्या 16, 2, 4 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। अब देखिए अगर चौथा अनुपातिक क्या होगा, सिंपल है आपका, देखिए क्या आपको दिया 16 दिया, 2 दिया, 4 दिया, आप अगला x मान लीजिए, ठीक है आप अगला x मान लीजिए। अब देखिए अब ऐसे होता है कि x/4, ठीक है x/4, यानी इस दोनों का रेशियो ये आपका बराबर होना चाहिए, इस दोनों के रेशियो के बराबर, तो x/4 कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2/16 करेंगे, ये आपका बराबर हो जाएगा। अब देखो 2 × 8 = 16, 4 दूनी 8, यहाँ से आपका x मान 2 आ जाएगा, x मान आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा, यानी चौथा आपका अनुपातिक क्या आएगा तो 2 आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 110 है, क्वेश्चन 110 है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार को वस्तु के अंकित मूल्य से 28 रुपये कम करने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु के अंकित मूल्य
को अंकित मूल्य में से जब 28 रुपये का डिस्काउंट करता है, कम करता है, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है और उससे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो दुकानदार को कितना % लाभ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, आपका ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28 रुपये का छूट देता है, यानी कम करता है, तब उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब कह रहा है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 560 है, और उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तब उसे कितना % लाभ होगा। अब देखिए कैसे बनेंगे, हम थोड़ा मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य क्या है, x है, ठीक है। मान लेंगे कि अंकित मूल्य क्या है, x था, ठीक। अब करें x में से कितना 28 घटाया है, यानी x माइनस 28 कर देंगे, यानी वो कितना बेचा, तो x माइनस 28 में बेचा, तब उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए 20% लाभ प्राप्त हुआ, ये आपका जो 120%, यही आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। फर्स्ट केस में यही आपका विक्रय मूल्य है। भाई कह रहा है कि हम अंकित मूल्य से 28 रुपये कम करते हैं, उतना बेच देते हैं, तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 20% लाभ प्राप्त होता है, यानी 120% यही है। विक्रय मूल्य क्या आएगा, 120% आएगा, और आपका क्या है, x माइनस 28 के बराबर होगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, 100% निकालिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से x माइनस 28। ध्यान दीजिए, x माइनस 28 बट्टे हो जाएगा आपका 120 और गुने हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब यहाँ से 0 0 कर जाएगा, 5 से कटिए 5, यहाँ पर आएगा 6, आपका आ जाएगा कितना, x माइनस 28, सॉरी क्या आएगा आपका, एक सेकेंड, आपका आ जाएगा x माइनस 28 गुने 5/6, x माइनस 28 गुने 5/6 आ गया, ठीक है, 100%। अब देखिए 100% इतना आया, और 100% क्या है, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य आपको दिया है कितना, 560 दिया है, सॉरी 560 आपका क्रय मूल्य दिया है। हम क्या क्या देखिए, यहाँ से हम 100% निकाल लिए, 100% ही आपका क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य आपको दिया है 560, ठीक है। इसका मतलब ये इसके बराबर होंगे। आप क्या कीजिए, उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, यानी उसको कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए 5 से काटिए तो 5 सेकंड 5 5 5 10, क्या है, 112। अब 6 जगह इधर आपका जगह x माइनस 28 बराबर 112 गुने 6, x माइनस 28 बराबर आपका जगह 112 गुने 6। अब 6 से गुना कर दिए, आपका जगह 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 1 6 7 और 6, यानी आपका जगह 672 जगह x माइनस 28 बराबर 672। अब इस 28 को इधर लिए, आपका x मान आ जाएगा, x मान आ जाएगा आपका 672 प्लस 28, आपको जोड़िए, आपका आ जाएगा 700, यानी जो अंकित मूल्य माने थे वो आपको आ गया कितना, 700। अब ध्यान दीजिए 700 आपका क्या है, अंकित मूल्य, ध्यान दीजिए एक सेकेंड, 700 क्या है, आपका अंकित मूल्य है, और अब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 560 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि उसे हम यदि अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। अब बताइए 560 क्रय मूल्य है और आपका 700, अब क्या हो गया, तो 700 आपका वही आपका अंकित मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए कितना अधिक है, तो 700 में से आप 560 को माइनस कीजिए, 560 को माइनस कीजिए, आपको आ जाएगा 140 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए 140 का बेनिफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 560 में हो रहा है, तो कितना % बेनिफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे 140 बट्टे 560 कर देंगे और गुने 100 कर देंगे, 0 0 कर जाएगा, 14 चौका 56, 4 और 4 से 25 चौका 100, क्या आएगा आपका आ जाएगा 25%, क्या आएगा आपका 25% आ जाएगा। 25% उस दुकानदार को क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ 25%, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन क्या आएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आपका 111 है, क्वेश्चन आपका 111 है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि सोनू और मोनू किसी कार्य को क्रमशः 4 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और कह रहा है सोनू सुबह 5 बजे सोनू सुबह 5 बजे कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी से कार्य करता है। यहाँ देखिए बारी बारी से 4 घंटे कार्य करते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। अब 4 घंटा इसका यूज करते हैं तो क्वेश्चन आपका बदल जाता है, उसके अनुसार आपका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ हमें लगता है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सोनू और मोनू किसी कार्य को 4 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सोनू सुबह 5 बजे कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे या कितने बजे पूरा हो जाएंगे, वही मतलब हुआ। अब देख लीजिए कितने घंटे के बाद कार्य पूरा हो रहा है, तो 5 में उतना जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपका
कि सोनू किसी कार्य को 4 घंटा करता है और मोनू उसी कार्य को 12 घंटा में करता है, और सोनू ने 5 बजे शुरू करता है, ठीक है, उसके बाद कर रहा है बारी बारी से कार्य करता है, तो कितने बजे कार्य पूरा हो जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सोनू करता है आपका 4 घंटा में और मोनू करता है आपका से 12 घंटे में। दोनों के एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 12 आएगा, 4 या 12, 12 का 12, यानी आपका सोनू का एफिशिएंसी 3 आ गया, मोनू का एफिशिएंसी 1 आ गया। टोटल कार्य कितना है 12 है। अब ध्यान दीजिए टोटल कार्य 12 है, कार्य कौन शुरू करता है, शुरू करता है आपका सोनू करता है। सोनू का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो सोनू पहला दिन 3 पार्ट करेगा, ठीक है, पहला घंटा 3 पार्ट कार्य करेगा। उसके अगले घंटा मोनू कितना करेगा, तो 1 पार्ट काम करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर आपका सोनू करेगा 3 पार्ट, फिर ये मोनू करेगा 1 पार्ट। अब देखिए ध्यान दीजिए 2 घंटा में यहाँ कार्य कीजिए, 2 घंटा का कार्य कितना है, तो 4 है, 3 1 4, यानी 2 घंटा में आपका 4 पार्ट कार्य हो रहा है। टोटल आपका 12 कार्य करना है। तो ध्यान दीजिए 2 घंटा में, ध्यान दीजिए 2 घंटा में आपका 4 पार्ट कार्य हो रहा है, आपका 12 पार्ट कार्य करना है। तो 12 में 4 से भाग दीजिए, 4 या 12, यानी आपका 3 आ गया। अब देखिए 3 आ गया, तो यानी आपका 12 पार्ट। अब देखिए यानी 4 पार्ट 2 घंटा में, तो 12 पार्ट आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, आपका देखा जाए तो 6 घंटा में आपका यानी 12 पार्ट कार्य हो जाएगा। ऐसे देखिए ना आप, देखिए अब एक एक नियम लगे, 2 घंटा में 4 पार्ट कार्य हुआ, तो भाई 12 पार्ट कार्य होने में यहाँ 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी आप 3 गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 6 घंटा हो जाएगा, यानी 6 घंटा में ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। अब बताइए सुबह में 5 बजे कार्य शुरू किया था, अब उसके 6 घंटा के बाद कार्य समाप्त होता है, क्या करेंगे, 5 में 6 को ऐड कर देंगे, 6 5 11, यानी 11 बजे कार्य समाप्त हो जाएगा। 11 बजे कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है, सॉरी 112 है। क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। आप देखिए 2 उम्मीदवार खड़ा था, उसमें आपका 80% मतदाताओं ने वोट डाले, अगर जिसमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। अब देखिए गलती स्टूडेंट यहीं पर करता है, 80% आपका टोटल वोट गया, ठीक है, अब कर 5% आपका यानी वोटों को अवैध घोषित कर दिया, यानी वैध वोट कितना हुआ था, 80 में से 5% वो माइनस कर देता है, कितना बचा 75% बचा, यानी 75% मत क्या हुआ, तो ये वैध हुआ। यही आपका गलत है, यही तरीका आपका गलत है। भाई 5% आपका ये नहीं कर रहा है कि टोटल में से 5% का आपका जो 80% मिला उसमें से 5% आपको यानी वो क्या है आपका अवैध है, यानी आपको ऐसे नहीं करना है। 80 में से 5% आप डायरेक्ट माइनस नहीं कीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये एक्स मान लेंगे, टोटल वोट कितना पड़ा है, एक्स पड़ा है, ठीक है, उसका 80% वोट पड़ा है टोटल, ठीक है, 80%। अब देखिए इसका क्या करना है, 5% का अवैध यानी 95% इसका बचेगा, इसका आपका 95% बचेगा, तो 95% ये आपका वैध वोट है। अब क्या करा आगे, करा कि एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% था, यानी इस टोटल ये आपका क्या है वैध मत है, इसका आपका क्या है, इसका 75% इसे मिलता है, इसका 75% निकाल दीजिए और बराबर क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 10,545 जो इसे मिला है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, सबको कैलकुलेट कीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए, आप निकालिएगा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिएगा, एक्स का मान आ जाएगा 18,500 आ जाएगा, 18,500 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी पर देखा। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी भाग गया होगा। अब देखिए इसे पता करने के लिए आपको पहले समय पता करना होगा कि कितने समय के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका चोर है, थीप है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका सॉरी यहाँ पर आपका चोर है, यहाँ पर आपका चोर है और यहाँ पर पुलिस है। अब बीच का गैपिंग कितना है आपका दिया 225 मीटर पहले, यानी चोर से पहले 225 मीटर कौन, पुलिस, ठीक। अब देखिए इसका गति है कितना आपका, इसका गति है 11 किलोमीटर पर आवर, इसका है 13 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए दोनों सेम दिशा में है। अब देखिए अब पुलिस क्या करेंगे, वो व्यक्ति को पकड़ेंगे, अब पकड़ने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 225 मीटर के डिस्टेंस को यानी क्या करना कवर करना पड़ेगा। 225 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेंगे तो उसको पकड़ लेंगे। यानी देखिए अब यहाँ देखिए इसका रिलेटिव स्पीड यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, अब सेम दिशा में क्या कीजिए माइनस कर दिए, सीधे आप निकलिए यहाँ पर टी पर आ जाएगा
जाएगा 225 मीटर बट्टे क्या होगा रिलेटिव स्पीड होता है यानी रिलेटिव वेलोसिटी होता है, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, सेम है सेम दिशा में है, तो 13 माइनस से 11 कीजिए, 13 में से 11 कीजिए, ये आपका आएगा किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए ये आपका आएगा किलोमीटर पर आवर, इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। आपको देखिए आएगा आपका जाएगा T बराबर 225 बट्टे 2 गुने 5/18, 2 से काटिए 2 9 18, 9 से 5 से काटिए 5 चौक 20, 5 6 25, आपका 9 जगह ऊपर आपका जगह 45 गुने 9, समय आ जाएगा 45 गुने 9 सेकेंड। अब इसको गुना कीजिए, 45 को 9 से गुना कीजिए, आपका जगह 405 यानी 405 सेकेंड समय लगा। पुलिस को इस आदमी को चोर को पकड़ने में 405 सेकेंड समय लगा। समय आपका आ गया 405 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था आपका तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी भाग गया होगा। अब देखिए चोर का गति कितना था 11 किलोमीटर पर आवर था, तो देखिए इसका गति है 11 किलोमीटर पर आवर, और देखिए समय कितना उसको कितना समय तक भागा वो तो 405 सेकेंड तक भागा। तो आपको पता होगा दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका चाल गुने समय होता है। चाल भी पता है समय भी पता है, दूरी निकाल सकते हैं। आपका जगह चाल 11 है तो 11 देखिए किलोमीटर पर आवर में है, उसको बदल लिए मीटर पर सेकंड में, क्या कीजिए 5/18 से गुना कीजिए, और आपका समय कितना दिया है, समय आपको आया है कितना 405 सेकेंड आया है, 405 सेकेंड आया है, 405 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप गुना भाग कीजिए आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1237.5 मीटर आएगा, 1237.5 मीटर आएगा, यानी ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 114 है, क्वेश्चन है 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो गेहूं को एक दूसरे प्रकार के 2 केजी गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण प्राप्त किया जाता है। तो कह रहा है महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात करें। सिंपल है, अब देखिए 18 रुपये प्रति केजी से कितना 5 केजी को मिलाया है प्लस, और आपका 2 केजी गेहूं को मिला, लेकिन इसका रेट नहीं पता एक्स मान लीजिए, तो 2 गुने एक्स हो जाएगा। इसको बेचा है आपका 20 रुपये पर केजी, तो 20 रुपये पर केजी। अब देखिए 20 रुपये पर केजी कितना केजी है आपका 5 केजी यहाँ, 2 केजी यहाँ, 7 केजी, टोटल 7 केजी है। अब क्या आएगा 7 दूनी 14, यहाँ आपका जगह ना 18×5 प्लस 2x बराबर 140, आपका यहाँ से 2x आ जाएगा, यानी 2x आपका आ जाएगा 140 माइनस 90 आ जाएगा, और यहाँ से आप माइनस कीजिए आपका 50 आएगा, यहाँ 2x बराबर 50, यहाँ से x बराबर कितना आएगा तो 25, आपका जगह x बराबर 25, यानी आपको आ गया कि जो आपका 2 केजी था उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य है 25 रुपये पर केजी, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 115 है, क्वेश्चन आपका 115 है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सरकारी योजना में यदि बिजली के बिल का भुगतान नियत तिथि से पहले किया जाता है तो बिजली बिल की राशि पर 5% की डिस्काउंट मिलता है, यानी छूट मिलता है। कह रहा है नियत तिथि से पहले बिल का भुगतान करने से एक व्यक्ति को 20 रुपये की छूट मिलती है, तो कह रहा है उसके बिजली बिल की राशि क्या हो। सिंपल है, अब दिखा रहा है 5% की छूट मिलती है, और कह रहा है यहाँ 20 रुपया की छूट मिला है, यानी 5% ही आपका क्या है 20 रुपया है, वही 5% क्या है 20 रुपया के बराबर है, यानी आपका आ गया 5% कितना है तो 20 रुपया है। यहाँ से आप 100% निकाल लीजिए, क्या आएगा आपका जगह 20/5 और गुना आ जाएगा 100, और 5 चौक 20, आपका जगह है 400, यानी टोटल इसका बिजली बिल कितना था 400 था। सिंपल है, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है, देखिए आपका ये सिंपल क्वेश्चन आपका है, सबका आपका सिंबल दिया गया। ठीक है, आपका ए को प्लस लिखिए, बी को माइनस, बी को गुना लिखिए, सी को -10 है, डी को -10 है। ठीक है, और सब जगह क्या करना है आपको चिन्ह रख दीजिए। सिंपल है आपका, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए क्या आपका 13 है, ठीक 13 है, 13 के बाद क्या आपका बी है, तो बी का अर्थ क्या है आपका गुना है, तो 13 गुने 9 हो जाएगा। फिर आपका छोटी कोष्ट है, फिर आपका डी है, तो डी का अर्थ क्या है भागा है, तो भागा देंगे। फिर ठीक है 3 आएगा, फिर क्या आपका ए है, एक अर्थ प्लस है, प्लस देंगे। फिर आपका 14 है, 14 डी है, तो डी भागा 7 होगा। फिर क्या आपका, फिर आपका बी, इसका अर्थ क्या है तो गुना है, गुना करेंगे। फिर आपका 6 है, 6 होगा। फिर आपका क्या सी है, सी का अर्थ माइनस है, तो माइनस के बाद 21 है। फिर आपका क्या प्लस, एक अर्थ प्लस, फिर
कोष्ट आपका है 32 गुने 2। अब देखिए सिंपल तो है, क्या कीजिए इसमें आप 3 से भाग दिए, 3 त्या 9, ठीक, डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। आपका 13 त्या 39 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आपका 39 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा यानी आपका क्या है 14 भागा 7, 2 आएगा और 2 को 6 से गुना करेंगे आपका आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है 12 आ जाएगा, माइनस आपका 21 है, प्लस आपका यहाँ 32 दूनी 64 आ जाएगा। आप सिंपली इसको क्या कीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल तो है, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 94। सिंपल है, इसको कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका देखिए कह रहा है खाली स्थान पर क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आपका 2 गुना है, क्या है 19 दूनी 38, 2 गुना है। अब देखिए 38 से कितना कम है 35, तो 3 कम है, यानी पहले 2 गुना है फिर 3 कम है। अब देखिए 35 दूनी 70 होता है, और 70 दूनी आपका जो 35 चौका 140 आएगा, ठीक। उसके बाद आपका यानी 40 से ये 35 यानी 5 कम है। ध्यान दीजिए 2 गुना है फिर 3 कम है, फिर 4 गुना है फिर 5 कम है। उसका आगे क्या होगा, तो उसका आगे हो जाएगा आपका क्या होगा 2 गुना 4 गुना, आगे होगा आपका 6 गुना। आपका 135 को क्या कीजिए 6 से गुना कर दीजिए, 135 में 6 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा 810 आ जाएगा, 810 आ जाएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118 है। अब देखिए 118 में क्या किया, आपको ध्यान दीजिए, क्या है आपका SYSTEM, ठीक। उसको देखिए क्या लिखा है, इसको लिखा है आपका YSHGME लिखा है। अब देखिए कैसे किया है, इसको क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया, Y को यहाँ लिख दिया, S को यहाँ लिख दिया। अब देखिए S का विपरीत होता है आपका H, S का विपरीत H होता है और T का विपरीत G होता है। देख लीजिएगा आप, T का विपरीत G होता है। अब फिर क्या किया, इसको कोना कोनी कर दिया, ठीक है, ऐसा ही किया है, ठीक। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, ये आपका जो है इसको भी कीजिए, ठीक है। क्या आपका है F है, I है, N है, फिर G है, फिर E है, फिर आपका R है। F आपका यहाँ आ जाएगा, आपका I यहाँ आ जाएगा, और N का विपरीत क्या होता है M होता है, N का विपरीत M आता है, फिर आपका G का विपरीत T आता है, ठीक है। आपका E यहाँ आ जाएगा और आपका R यहाँ आ जाएगा। अब देखिए किस में है, आपका किस ऑप्शन में है कि IFMTRE ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन का आपका देखिए कथन दिया है, कथन 1 है कि कुछ मक्खन शहद होते हैं, कह रहा कुछ मक्खन शहद होते हैं, मक्खन को हम शॉर्टली M से लिखते हैं, कोई कुछ मक्खन शहद होते हैं, वो अपना जानने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ मक्खन शहद होते हैं, शहद को हम शॉर्टली S लिख देते हैं, ठीक। अब कह रहा है कुछ शहद ब्रेड है, अब कुछ शहद आपका क्या है ब्रेड है, उसको 20 लिखते हैं। अब कह रहा है सभी ब्रेड जैम है, सभी ब्रेड क्या है ये आपका जैम है, ठीक है, सभी ब्रेड जैम है, ठीक, सभी ब्रेड जैम है। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कुछ जैम ब्रेड है, कुछ जैम शहद है, निष्कर्ष 1 में है कि कुछ जैम शहद है। अब देखिए जैम है या शहद है, कट कर रहा है, इसका मतलब सही है कि कुछ जैम जो शहद है, 1 आपका सही है, निष्कर्ष 1 सही है। 2 है कि सभी शहद मक्खन है, सभी शहद मक्खन है ऐसा नहीं कह सकते हैं, आपका 2 गलत है। कुछ जैम मक्खन है, देखिए आपका मक्खन यहाँ है, जैम यहाँ आपका यहाँ है, कोई आपका रिलेशन नहीं बन रहा है, ये भी आपका गलत है। इसका केवल 1 निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन क्या होगा ए होगा, केवल निष्कर्ष 1 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक सेकंड, क्वेश्चन आपका है कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 21 जून 2007 को गुरुवार था यानी बृहस्पतिवार था, तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो समान ईयर होता है, आपका समान ईयर्स होता है आपका 365 दिन का, समान ईयर होता है आपका 365 दिन का। उसमें देखिए आपका विषम दिन कितना आता है तो 1 आता है, 365 में 7 से भाग दीजिए, आपका शेषफल 1 आएगा, ठीक है। अब वही आपका लीप ईयर्स यानी जिसमें आपका 366 दिन होता है, इसमें आप 7 से भाग दीजिए, आपका शेषफल 2 आएगा, यानी आपका लीप ईयर में शेष यानी विषम दिनों का 2 दिन होता है, विषम दिन 2 दिन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए 21 जून 2007 से को गुरुवार था। अब देखिए 2007 से लेकर आपका देखिए 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ठीक है। अब देखिए तो आपका 2007 में तो दिया ही है,
2007 में आपको दिया 21 जून को कौन सा दिन है, गुरुवार है, यानी उस दिन तो आपका गुरुवार है। ठीक, आपको 2007 में क्या है, गुरुवार है। अब देखिए 2008 में क्या होगा, अब देखिए तो 8 में ये क्या आपका 2008 क्या है, लीप ईयर्स है, 2008 लीप ईयर्स है, तो इसमें आपका 2 दिन विषम दिन आएंगे। अभी आपको बताए हैं कि लीप ईयर्स में आपका 2 दिन विषम दिन आता है और समान ईयर में आपका 1 दिन विषम दिन आता है। और ये आपका 2009 में एक क्या आएगा, एक आपका विषम दिन आएगा, वही आपका 2010 में भी एक आएगा और 2011 में भी एक आएगा। कितना विषम दिन है आपका जगह 1 1 2 2 1 3 3 2 5, यानी 5 दिन आपका विषम दिन है। यानी देखिए गुरुवार के बाद, ध्यान दीजिए, गुरुवार के बाद 5 विषम दिन, 5 विषम दिन। अब देखिए गुरुवार के बाद 5 दिन आगे ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी आपका आंसर क्या होगा, मंगलवार आएगा, आपका ऑप्शन बी आएगा। तो ये था आपका क्लास 9 10th का आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये आपका क्लास 9 10th के लिए आपका प्रैक्टिस सेट था, जो आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो रेगुलर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।